what actually cryptocurrency is? ठीक है, तो यार पहली बात तो वो करेंसी बिल्कुल नहीं है, Okay. वो एक मिसनोमर है. जब कोई मुझसे कहता है कि यार हम क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करें नहीं करें, मैं बोलता हूँ अगर आपको करना है तो व्हाट यू वुड वांट टू डू इज यू वुड वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय जस्ट बाइंग बिटकॉइन. जैसे कंपनी परफॉर्म करती है तो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म करती है? तो जस्ट लाइक एक कंपनी के एक बोर्ड होता है, एक सीईओ होता है, एक टीम होती है जो कंपनी चला रही है, इथीरियम की एक कम्युनिटी है. जस्ट लाइक एक कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, इथीरियम के डेवलपर्स हैं. क्रिप्टो में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर किसी ने अभी शुरू किया है, उसके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, तो क्या उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्रिप्टो एसेट्स बहुत अर्ली है, तो Right. investing in crypto assets is almost like investing in startups. It's a high risk asset, and only people who understand it should participate in it. Also, wealth creation trading से नहीं आता है, investing से ही आता है, और wealth creation long term में ही होता है. स्टॉक्स बाय करते हैं तो उसमें हमें डिविडेंड मिलता है, अगर हम एफडी बाय करते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता है. बट जब हम एक क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? द कॉमन नरेटिव इसकी टैक्सेशन की वजह से लोग क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर रहे. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30% टैक्स की वजह से लोग ट्रेड नहीं कर रहे. तो लार्जर प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स द 1% टीडीएस. करेक्ट. अगर कल को मुद्रिक्स हैक हो जाता है, करेक्ट, या मुद्रिक्स में बाय द वे बाय एनी चांस कुछ भी हो जाता है, तो मेरा पैसा कैसे मुझे वापस मिलेगा? एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इज वेरी इजीली अवेलेबल टू द रिच, एब्सोल्युटली नॉट अवेलेबल टू द पुअर. इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत स्ट्रांग है और बहुत डीपली कल्चरली रूटेड भी है हमारी इकोनॉमी में. आप हमें ग्रो ऑफ क्रिप्टो, जीरो ऑफ क्रिप्टो की तरह कंपेयर कर सकते हैं. यूज़र्स हमारे यहाँ SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं. क्रिप्टो बाय करना, सेल करना, ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, होल्ड करना कंप्लीटली ओके हैं. आप इसे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो. Hello Adul, how are you? हाय अविराज. So firstly tell me about yourself, like what is your journey and कैसे आपने शुरू किया? हाँ यार, तो नागपुर में पला बड़ा. Okay. Till did my 10th 12th in Nagpur, and then went to IIT Bombay, and 5 साल IIT Bombay में I think बहुत ही formative थे. Helped me build the vast network of friends, of founders, of colleagues, and people who I respect, from whom I have learned a lot in this journey. Sure. Did my first small startup while I was in college. Then left. Post IIT Bombay, went to Deutsche Bank, worked at Deutsche for a couple of years. What was that startup? यार मैं मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हूँ. Okay. तो जो आपकी घड़ियों में वो ग्लो इन द डार्क पेंट होता है, Oh, तो crazy. ग्लो इन द डार्क पेंट की टाइल्स बनाई थी हमने. Nice. And the idea was that those tiles can be put in parking lots and highways, so that in the night there is a natural reflection, and that can reduce accidents and so on and so forth. Okay. Then went to Deutsche after IIT. Spent a couple of years at Deutsche. Really understood how global banking and global finance works. 2013 left Deutsche. Started my first startup. हम एक hyper local deals and discounts app बना रहे थे. Okay. ताकि आपके आसपास के स्टोर्स को पे आप जाके ऑफर्स और डिस्काउंट्स क्लेम कर सको ऐप पे ही. वो हमने 2 साल किया. Then that company got acquired by another company called as Tabzo. Joined Tabzo. Became product lead over there. Okay. Then left Tabzo to start Mudrex, because a few years later Tabzo was getting acquired by Amazon. I didn't want to go to Amazon. मेरे को लग रहा था डेड एंड जगह रहेगी मेरे लिए, तो left that opportunity, started Mudrex now about now close to 7.5-8 years ago. Okay. Yeah, so it's been quite a journey. We started Mudrex primarily because we felt that as more of India matures and as more of the world grows, they want typically access to financial services. Right. And access to financial services is very easily available to the rich, absolutely not available to the poor. 100%. And वो बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि the cost of providing financial services in a lot of cases is very high. Right. And around then हमें realize हुआ कि यार blockchain and crypto fundamentally re-architects that cost structure, and which is why if finance is built on top of blockchains, you can offer the same financial services at dramatically lower costs. And we felt that, as a result, we felt that that was the pathway in which the world will move. And hence we started working on it so long ago, way back in 2018. तब भी हमें पता था कि यार the technology wasn't there and the regulations definitely weren't there, and neither the users were there. And we knew that it will take like a decade or so for either of those things to pan out. But it was still very important to be there early enough and start building things early enough so that you can be a part of the transformation when it's happened. Exciting journey. That's very fascinating journey, and also people will get to know, learn a lot from you. And so first let it begin from the beginning. Like
most of the Indians don't understand what blockchain and cryptocurrency is truly. I mean, लोगों को लगता है कि there is a Bitcoin, there is Ethereum, there is a, I mean, some sort of coins. करेक्ट. So उसका जो प्राइस होता है ऊपर एंड नीचे आता है, फ्लक्चुएट होता है, इतना नॉर्मल एक आदमी को पता है. बट किस तरीके से जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये एक नॉर्मल करेंसी से डिफरेंट है, अगर किसी को सिंपली समझना है कि व्हाट एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी इज. ठीक है. तो यार पहली बात तो वो करेंसी बिल्कुल नहीं है. ओके. वो एक मिसनोमर है. ठीक Okay. है. वो गलती से कॉइन कर दिया गया है टर्म. None of the crypto assets are currencies. Currencies have very different specific properties. कि they are used for local transfers, they are issued by a sovereign and so on and so forth. लाइक उसका तो वो करेंसी नहीं. कोई फिजिकल और समथिंग. हाँ मतलब there are various other properties. करेंसी की तरह डिफाइन करना गलत है. It's an asset. It's a digital asset, just like how you've got some specific assets like securities, equities होती है या bonds होते हैं. तो ये एक asset है. वो asset की कुछ value है depending on what it represents. तो जैसे हम Bitcoin की बात करें तो Bitcoin now over time has turned into this store of value जो बहुत ही हाईली ट्रस्टेबल है और हाईली अवेलेबल है वर्ल्ड ओवर. तो Okay. दुनिया भर में लोग इसको गोल्ड की तरह देखते हैं. जस्ट लाइक गोल्ड दुनिया भर में अवेलेबल है, दुनिया भर में एक्सेसिबल है, एंड एज अ रिजल्ट दुनिया में गोल्ड की एक प्राइस है, एंड पीपल मूव टुवर्ड्स गोल्ड व्हेन देयर आर टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी लाइक इट्स हैपनिंग राइट नाउ. एब्सोल्युटली. Bitcoin is also taking up that same role in the world, right? Because of certain properties of Bitcoin that are similar to gold, right? एंड अगर ऑल्सो हम लाइक कि जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्ली बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करता है, वैसे ही वो गोल्ड को भी कंट्रोल नहीं कर Correct. सकते हैं. करेक्ट. इंस्टेड उसका मार्केट हाई है एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट. हाँ करेक्ट. एंड मतलब Bitcoin and most crypto assets are at this point the first true global asset class that exists and everyone can get access to at all points in time. राइट. Which is like for example US stocks का access सबको मिलना बहुत मुश्किल है. Like कोलंबिया में कोई बैठे बैठे एप्पल का स्टॉक नहीं खरीद सकता, बट कोलंबिया में कोई बैठे बैठे बिटकॉइन खरीद सकता है, क्योंकि वो Okay. ट्रूली ग्लोबल ट्रूली डिजिटल एसेट है जो नेटिवली अवेलेबल है, परमिशन लेस है, आपको एक रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली द रिस्क ओवर देयर जो एक रेगुलेटर प्रिवेंट करता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो इसलिए आर्किटेक्चरली वो बहुत ही डिफरेंट एसेट क्लास है, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. एंड हर एसेट इनसाइड ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, हर इंडिविजुअल एसेट जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, सबका अलग रीज़न है वैल्यू होने का. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इथीरियम को AWS की तरह समझ सकते हो, जस्ट लाइक हाउ Amazon वेब सर्विसेज Cloud. जो AWS का क्लाउड है वो एग्जिस्ट करता है, एंड उसका एक पाइपलाइन है. इथीरियम एक बहुत सिमिलर सर्विस देता है एट द कोर, जहाँ पे इथीरियम सेल्स समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक स्पेस, विच इज जो लोग खरीदते हैं सो ताकि उसको एग्जीक्यूशन कर. इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं. आई मीन जब हम इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि इस कंपनी के लाइक उसका बैलेंस शीट पढ़ना है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है एंड एवरीथिंग. बट अगर हम लाइक पॉलीकैब या क्रिप्टो एंड ऑल में कोई भी हम अगर लेते हैं तो हमें उसमें क्या देखना है? आई मीन जैसे कंपनी परफॉर्म करती है तो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म करती है? तो दो पार्ट्स हैं. पहले तो ओके. मोस्ट क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक बहुत ही सिमिलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है. इथीरियम के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है. अगर एक इथीरियम एक कंपनी होती Okay. तो वो साल का $5 बिलियन रेवेन्यू और $3 बिलियन इन प्रॉफिट कमा रही है. जस्ट लाइक एक कंपनी के एक बोर्ड होता है, एक CEO होता है, एक टीम होती है जो कंपनी चला रही है. इथीरियम की एक कम्युनिटी है. जस्ट लाइक एक कंपनी के कस्टमर्स होते हैं, इथीरियम के डेवलपर्स हैं, और प्रोजेक्ट्स जो इथीरियम पे बिल्ड कर रहे हैं, जो इथीरियम का ब्लॉक स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं. तो जस्ट लाइक हाउ आप एक फार्मा कंपनी और एक सीमेंट कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, वैसे ही क्रिप्टो एसेट्स अब जस्ट अनदर डिफरेंट क्लास. उनको असेस करने का तरीका अलग है. Okay. इसका मतलब ये नहीं कि तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों में बहुत डिफरेंस है. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है उसको असेस कैसे करना है. इसका मतलब ये नहीं कि वो तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, तरीका एग्जिस्ट करता है. इनफैक्ट मुद्रेक्स पे हमने एक मुद्रेक्स हमारा जो ऐप है जिस पे यूजर्स क्रिप्टो कर बाय और सेल करते हैं, वहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया है जिसका नाम है मुद्रेक्स इनसाइट्स, Okay. जहाँ हम इस तरीके की फंडामेंटल एनालिसिस पब्लिश करते हैं हर एसेट के बारे में, जहाँ आप जाके पढ़ सकते हो कि फंडामेंटली हमें टोकन खरीदना नहीं चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए. हम टेक्निकल एनालिसिस पब्लिश करते हैं फॉर एवरी टोकन, ताकि आप समझ सको कि टेक्निकली प्राइस कहाँ मूव कर रहा है. हम एक सेंटिमेंट एनालिसिस पब्लिश करते हैं ताकि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप फिर इन्फॉर्म बाय एंड सेल चॉइसेस ले सको. तो एक तो ये पार्ट हो गया. दूसरा ये पार्ट हो गया कि हमें ये भी समझना चाहिए कि क्रिप्टो एसेट्स बहुत अर्ली है. तो Right. investing in crypto assets is almost like investing in startups at seed stage, right? There is high risk. 99% of startups at seed stage fail and shut down. 95%, yeah. हाँ, मतलब उससे बहुत ज़्यादा. तो
जब तक आपके दिमाग में उस तरीके की रिस्क है, और जस्ट लाइक हाउ स्टार्टअप्स में वैल्यूएशन बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है, राइट वैसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो ये समझना बहुत जरूरी है। द मार्केट इज लाइक आपको अर्ली एक्सेस मिल रहा है इन न्यूअर प्रोजेक्ट्स एंड न्यूअर कंपनीज। Yeah. वो प्रोजेक्ट्स और कंपनीज कुछ करते हैं, वो आज कुछ करते हैं, वो कल कुछ और कर सकते हैं। जस्ट लाइक हाउ स्टार्टअप्स आज कुछ करते हैं और कल कुछ और कर सकते हैं, राइट? तो इट्स अ हाई रिस्क एसेट एंड ओनली पीपल हु अंडरस्टैंड इट शुड पार्टिसिपेट इन इट। ये वन ट्रू है। उसको अंडरस्टैंड करने के अलग पैरामीटर्स है। एंड इसलिए जब कोई मुझसे कहता है कि यार हम क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करें नहीं करें, तो मैं बोलता हूँ अगर आपको करना है तो व्हाट यू वुड वांट टू डू इज यू वुड वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय जस्ट बाइंग बिटकॉइन। कुछ मत करो, सिर्फ बिटकॉइन खरीदो। बाय $2,000-5,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन इज वेरी मैच्योर इन इट्स इकोसिस्टम। उसका एक ही पर्पस है ऑफ बीइंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू। देयर आर सम वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बिटकॉइन, इसके बेसिस पे वो ट्रेड करता है। एंड अब बिटकॉइन प्राइसेस आर ग्लोबल, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर ड्रिवन बाय मैक्रो फैक्टर्स जस्ट लाइक गोल्ड प्राइसेस। तो इट्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इट हेल्प्स पीपल गेट अ सेंस ऑफ क्रिप्टो में करना क्या है और उसके रूल्स क्या है, और प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, राइट? तो typically I would recommend that if you're wanting to enter crypto, and I think at this point everyone should hold 2 to 5% of their wealth in crypto. It's just an asset class that's growing. So you should come in, you should start by buying 2,000-5,000 rupees worth of Bitcoin. And for the first 2-3 months, just wait and watch. See what's happening. Get familiar with the asset class, get familiar with the volatility, get familiar with the platform that you are using, and then venture into more products. ओके, सो अभी लाइक क्रिप्टो में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर किसी ने अभी शुरू किया है, उसके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, तो क्या उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं टिपिकली नहीं रेकमेंड करूँगा। पहले हमेशा मतलब मैं ऐसे लोगों को टिपिकली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं रेकमेंड करूँगा कि यार आपका पहला काम है कि यू नीड टू क्रिएट अ फाइनेंशियल बेस। उसके लिए आपको पहले यू नीड टू हैव सम मनीज असाइड फॉर इमरजेंसी फंड्स। यू नीड टू मेक श्योर दैट you have access to the other financial services in terms of insurance so that you are protected, and then you start thinking about creating wealth, क्योंकि यहाँ हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं। ऑल्सो वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग से नहीं आता है, इन्वेस्टिंग से ही आता है, और वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में ही होता है। ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना, रेगुलरिंग, SIP करना, ये सारी चीज़ें जरूरी हो जाती है। सो बेसिकली जैसा आपने बताया कि लाइक जो क्रिप्टो करेंसी है, लाइक जैसे कि पॉलीगॉन एंड एथेरियम एंड ऑल, तो मतलब उसका कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको जो डेवलपर्स हैं वो उसको आई मीन हैंडल करते हैं। एक टीम है। हाँ, So- मार्केटिंग टीम है, टेक टीम है, एडमिन टीम है, Okay. कंपनी की तरह ही ऑपरेट करता है वो, कुछ also- बहुत ज्यादा अलग नहीं है। या ये मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है, आई मीन इसको कोई कंपनी, गवर्नमेंट या कोई पॉलिसी इसको कंट्रोल नहीं करती है। सो बेसिकली अगर इसमें लाइक जैसे अगर हम स्टॉक्स बाय करते हैं तो उसमें हमें डिविडेंड मिलता है, अगर हम FD बाय करते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट मिलता है। बट जब हम एक क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? आपको सारे स्टॉक्स बाय करने पे डिविडेंड नहीं मिलता, कुछ पे मिलता है। या राइट, ठीक है, बट कुछ पे मिलता है। जिन कुछ पे मिलता है वैसी एक चीज होती है जिसका नाम है स्टेकिंग, जो क्रिप्टो में होता है। आप एक एसेट बाय कर सकते हो, उसको आप स्टेक करके रख सकते हो, तो आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, एक यील्ड मिलती है। तो स्टेकिंग एक बहुत ही अलग और छोटा कॉन्सेप्ट है जो फिक्स्ड रिटर्न्स टाइप की तरीके से ऑपरेट करता है, लाइक अ डिविडेंड। और आई डोंट वांट टू से इट्स एग्जैक्टली लाइक अ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड अलग तरीके से काम करता है, कंपनी इसका पे आउट करती है। स्टेकिंग थोड़ा अलग मेथडोलॉजी है, बट सिमिलर आउटकम है। ओके, सो बेसिकली आई मीन अभी तो वी ऑल नो कि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, बट फिर भी आई मीन बहुत सारे लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। लोगों को लगता है कि नहीं यार ये स्कैम्स हैं, और मतलब बहुत सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने पास्ट में लाइक टेरा लूना एंड FTX एंड ऑल बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं। तो अभी लोगों में एक्सेप्टेंस कैसे है? आई मीन देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन यूजर्स हु ओन्स क्रिप्टो करेंसी, तो नंबर इज मैसिव, करेक्ट, बट स्टिल अभी बहुत जो ये टेक्नोलॉजी है ये नई है, ये करेंसी नई है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आई मीन इन 2 to 3 years क्या इसमें डेवलपमेंट्स होने वाले हैं? आई थिंक सी इट्स ऑल्दो लीगल है, बाय सेल आप सब कुछ कर सकते हो, राइट, बट बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट, और मतलब क्रिप्टो में रीसेंट पास्ट लॉन्ग टर्म हो जाता है, पिछले 4-5 साल में इतनी सारी चीजें हुई है, पीपल आर स्टिल स्लाइटली अफ्रेड, एंड दे आर अफ्रेड क्योंकि नॉलेज इनफ नहीं है। तो वन बिग प्रॉब्लम एंड वन बिग चैलेंज इज फॉर प्लेटफॉर्म्स लाइक अस टू डू मोर कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस, जहां हम मिथ्स बस्ट कर सके और हम बता सके कि क्रिप्टो बाय करना, सेल करना, ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, होल्ड करना कंप्लीटली ओके है, आप इसे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। एक तो वो पार्ट है। दूसरा ये है कि ऑल्दो ये सारी चीज़ें क्लियर है, गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करता इन चीज़ों को, एंड राइटली सो, क्योंकि कई बार अगर आप किसी ऐसे एसेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें आपको समझ नहीं है, तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत होते हैं। और इंडिया में बहुत सारे लोग अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं, बहुत सारे लोगों का, इन क्रिप्टो इट माइट जस्ट बी अनदर फॉर्मेट ऑफ दैट। तो
इन 2 रीजंस की वजह से पीपल कॉशियसली एंटर कर रहे हैं. हमें ये बिल्कुल दिख रहा है कि लोगों का थॉट प्रोसेस अबाउट क्रिप्टो चेंज हो रहा है. तो जब हम क्या करते हैं, हम हर साल एक एनुअल सर्वे करते हैं हमारे सारे यूजर्स का Okay, कि आप interesting. क्रिप्टो में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, आपका हाँ. थॉट प्रोसेस क्या है. तो जब हम 2 या 3 साल पहले ये सर्वे करते थे तो 60-70% लोग कहते थे कि हमें बस 2-3 महीने में इन्वेस्ट करके पैसा डबल करके निकलना है. Okay, Right. it's all about like a हाँ, तो 3-4 years ago it used to be Trading. thought of as a get rich quick thought okay, process. short And making money. हाँ, and as a result people would understand the risk and वो अमाउंट छोटा डाल देते कि 500,000 रुपए डाल दिए, दुगना 3 गुना हो गया, बढ़िया है. नहीं हुआ तो 500,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता. Right? Okay. But now what has changed is that people have started to think of crypto as their long term asset holding. हमें लोग कहते हैं कि 60-70% of people want to hold crypto for more than 5 years. They want to make it a Yeah. part of their long term investments. And as a consequence of that, अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स भी बढ़ रहे हैं. लोग 500,000 रुपये नहीं डालते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए डालते हैं. वो धीरे 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 एसेट बिल्ड करते हैं. हमारे यहाँ हज़ारों लोग SIP करते हैं बिटकॉइन में और इथीरियम में और मल्टीपल Okay. एसेट्स में. मैं खुद पिछले 4 साल से हर रोज $5 की SIP कर रहा हूँ इन बिटकॉइन सो दैट इट कंटिन्यूज टू ग्रो ओवर टाइम. राइट. तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम ऑफर करते हैं ताकि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आसान कर सके लोगों के लिए. Okay, so जो हम अभी नंबर देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली लाइक 100 मिलियन का. यार ये नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर ट्रू नहीं है. Okay, द रियल नंबर विल बी अराउंड 10 to 20 मिलियन. 10 to 20 10 million. to 20 मिलियन इज द रियल नंबर. उसमें भी Okay. जो बहुत सारे लोग हैं वो इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट किया था और छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया है. मतलब 500 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए डालना रियली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो ट्राई आउट करना होता है. तो Right. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसकी वजह से उनका एक्सपीरियंस तब हो सकता है थोड़ा खराब हुआ हो, तब Okay. वो वापस से फिगर आउट कर रहे हैं. अब ऐसा मान के चलिए क्रिप्टो फ्रॉम अ यूजर एक्सेप्टेंस पर्सपेक्टिव इज वेयर द ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट वाज इन अर्ली 2000s. पीपल जस्ट लाइक हाउ इंडिया स्टॉक मार्केट को भी इंडिया लोग बहुत स्केप्टिसिज्म से देखते थे. राइट. Right. कि यार ये तो मतलब डब्बा मार्केट है, सट्टा बाजार है. Right. Right. राइट. एंड ओवर टाइम इतनी सारी कंपनीज ने मिलके इतना एजुकेशन किया है, सेबी ने आके इतना इन्वेस्टर एजुकेशन किया है, तब जाके मार्केट आज इंडियन स्टॉक मार्केट इस ऐसे पॉइंट पे पहुंचा है जहां पे देयर इज नो टर्निंग बैक. इट्स नाउ ग्रोइंग टू वन ऑफ द लार्जेस्ट इक्विटीज मार्केट्स इन द वर्ल्ड. राइट. Right. ऑल ऑफ दिस टेक्स टाइम. या एग्जैक्टली. सो आई थिंक कि आई मीन अभी जो हम लोग इंडिया में करंट सिचुएशन है, अगर हम कोई भी स्टार्टअप या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो नॉलेज का पेनिट्रेशन है लाइक इनटू द टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटीज़, जब तक ये पेनिट्रेशन वहाँ पर नहीं होगा, लोगों को नॉलेज नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, तो तब तक आई मीन अभी जो आप 10 to 20 मिलियन का नंबर बता रहे हैं, मे बी उसमें से 60% लोगों ने एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग की हो, Correct. उनको पता हो कि क्रिप्टो क्या होता है, बट स्टिल देयर इज 40 to 50% पीपल जो केवल एक फोमो में इन्वेस्ट कर रहे हैं Correct. कि स्टॉक्स में एक बार देख लिया, बट ऑल्सो अभी किसी ने बताया कि क्रिप्टो में पैसा लगाना है करेक्ट. एंड उनको लग रहा है कि नहीं यार इसमें मतलब मे बी 20% या 30% रिटर्न मिल सकता है, करेक्ट. तो वो लोग इसमें एक जस्ट फॉर द फोमो कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं वेल्थ Correct. क्रिएट करने से. करेक्ट. सो एजुकेशन पर्पस से आप क्या कर रहे हैं? यार हमारा एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे है. ओके. कि हमें लगता है कि वही मेन तरीका है ताकि यूजर्स को आप नॉलेज दोगे तो वो एम्पावर्ड फील करते हैं, तो अनसर्टन फील नहीं करते हैं एंड फिर जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. उनको एक कॉन्फिडेंस आता है. तो हम 3 तरीके की चीज़ें करते हैं. पहले तो हम बहुत सारा रिटन कंटेंट पब्लिश करते हैं अराउंड एनालिसिस, ताकि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन से टोकन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर टोकन के अराउंड, जैसे मैं कह रहा था कि हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पब्लिश करते हैं. उस सारी चीज़ों से लोगों को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आता है कि मैं क्या बाय करूँ, क्या सेल करूँ, मार्केट जा कहाँ रहा है, किस तरीके से मैं डिसीजन लूँ. हम उसके अराउंड बहुत कंटेंट पब्लिश करते हैं. दूसरा, हम बहुत वीडियो कंटेंट भी पब्लिश करते हैं वेर हम अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करते हैं, हम एजुकेशनल वीडियोस निकालते हैं, हम हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें इशू करते हैं. तीसरा, हमने एक पूरी अलग यूनिवर्सिटी टाइप प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है लर्न विथ मुद्रेक्स, जहाँ पे हम हर क्रिप्टो एसेट के अराउंड एक कोर्स क्रिएट करके बनाते हैं. हम ट्रेडिंग के अराउंड कोर्सेज क्रिएट करते हैं, हम इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अराउंड कोर्सेज क्रिएट करते हैं. Okay. उसमें से मेजॉरिटी कोर्सेज एक्चुअली आर सर्टिफाइड कोर्सेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. नाइस. एंड जो कुछ कोर्सेज में हम पैसा लेते हैं, वहाँ हम पैसा बस इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है, हम सबको केटर नहीं कर पाते, तो हम बस गेट कीप करने के लिए कुछ 100-500 रुपए लेते हैं, जो भी हम बाद में दे देते लोगों को वापस Okay. के बोर्ड में. राइट. तो हम बहुत कंटेंट पे फोकस करते हैं, बट वी आर ओनली लिमिटेड बाय आवर स्केल साइज, एंड एज द कंपनी एंड द ऑर्ग इज ग्रोइंग, वी आर कंटिन्यूइंग टू डबल डाउन ऑन दीज एफर्ट्स. Okay, so it's very good.
सो इफ़ आई थिंक एज एन यूज़र पर्सपेक्टिव, अगर मैं एक बैंक में पैसे लगाता हूँ तो अगर बैंक वो फेल हो जाता है तो मुझे पता है कि लाइक देर इज़ गवर्नमेंट, देर इज़ आरबीआई, मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो वापस मिल करेक्ट जाएगा। लेकिन अगर मैं मुद्रिक्स में पैसा डालता हूँ किसी भी क्रिप्टो में, करेक्ट तो अगर कल को मुद्रिक्स हैक हो जाता है करेक्ट या मुद्रिक्स में बाय द वे बाय एनी चांस कुछ भी हो जाता है, तो करेक्ट मेरा पैसा कैसे मुझे वापस मिलेगा? करेक्ट ये एक रियल सिक्योरिटी रिस्क है, ये सारे हम्म, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ एग्जिस्ट करती है। ओके। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके की चीजें करता है अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास नॉर्थ ऑफ $1 बिलियन ना हो मैनेज करने के लिए, ओके। सारा पैसा खुद से मैनेज करना कंप्लीटली स्टूपिडिटी है, करना ही नहीं चाहिए। यू शुड रिलाई ऑन वर्ल्ड क्लास कस्टोडियंस ऑफ वेल्थ जो ये करते Okay. हैं। तो हर यूजर जो मुद्रेक्स में पैसा रखता है, हम वो पैसा पार्क करते हैं ग्लोबल लार्ज कस्टोडियंस के साथ, ओके। जो सिर्फ मुद्रेक्स का पैसा नहीं बट हजारों और कंपनीज का पैसा मैनेज करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के एसेट्स मैनेज करते हैं। ओके। इससे क्या होता है कि जो लॉस की रिस्क होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, यूजर्स का फंड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारे लिए एक एक्सपेंसिव वेंडर एंडेवर होता है, बट ओके। स्टिल यूजर्स के फंड्स अगर प्रोटेक्टेड है तो हम ये करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये प्रोवाइडर्स इंश्योरेंस भी देते हैं, तो इनका खुद का हैकिंग, अगर ये खुद हैक हुए तो वो पूरा अमाउंट इंश्योर्ड भी होता है अप टू सर्टेन लिमिट। तो ये सारी चीज़ें हम देख के रखते हैं ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रहें। बट जैसा आप कह रहे हो, अगर कोई प्लेटफॉर्म हैक हुआ, एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई कंज्यूमर ऑम्बुड्समैन नहीं है, एंड एक रेगुलेटर सब वही एक्सपेक्टेड है। अगर आप आज देखो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो क्या रहा है इंडिया में, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स आर मैंडेटेड टू डू ऑल द केवाईसी एंड कंप्लायंसेस दैट आर। राइट। तो केवाईसी कंप्लायंसेस सारे हम कर रहे हैं, यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस एंड प्लेटफॉर्म्स आर सपोज्ड टू डिडक्ट इट, तो हम वो भी कर रहे हैं, राइट। बस जो एक मिसिंग पार्ट है वो कस्टमर ग्रीवियंस रीएड्रेसल और अम्बुजमेंट मैकेनिज्म है, जो एक रेगुलेटर का मेन काम होता है। वो वाला पार्ट आज क्रिप्टो में मिसिंग है। बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी सेट अप फॉर अ रेगुलेटर टू कम इन, एंड ये वाला जो काम है कंपनीज इंडिविजुअली करती है। हमारी एक भारत वेटरी एसोसिएशन करके बॉडी है, उसके थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेस जो अभी आपने बोला। अभी जो कैपिटल गेन पे जो टैक्सेस हैं वो 30% हैं, एंड अब 1% टीडीएस उसमें डिडक्ट करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स में। करेक्ट। डोंट यू थिंक कि ये जो टैक्सेस हैं बहुत हैवी टैक्सेस हैं? हाँ, मतलब किसी भी तरीके के टैक्स सबको हमेशा हैवी लगते हैं, टैक्सेस हमेशा ही हैवी होते हैं। Yeah. हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि प्रॉब्लमैटिक चीज़ क्या है। 30% टैक्स आई डोंट थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक आई डोंट नो पीपल गेट दिस और नॉट, बट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आपकी सैलरी अगर एक पॉइंट के ऊपर जाती है तो आप ऑलमोस्ट 48% टैक्स दे रहे होते हो गवर्नमेंट को। या तो बट वो तो लाइक जो हमारा सैलरी पे टैक्स कट गया, बट जब हमने इन्वेस्ट किया एंड होल्ड करने में तब तक मेरा टैक्स नहीं लग रहा है, बट जब मैं उसको सेल करता हूँ तब मेरा टैक्स लगेगा। जस्ट लाइक कि आपको गेन्स हुआ तभी आपका टैक्स Right, लगता है, right. जस्ट लाइक आपने सैलरी कमाई उसके बाद आपको टैक्स लगता है। 30% टैक्स से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, पीपल आर कंप्लीटली ओके टू पे टैक्स। इंडिया में वैसे भी टैक्सेशन सारी चीज़ों पे काफ़ी हाई है, तो 30% टैक्स पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हाउ आर यू श्योर अबाउट दैट कि 30% पे किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि हमने फीडबैक लिया यूजर से। Okay. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफकोर्स आप $5 का भी टैक्स लगाओगे तो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि टैक्स से सबको प्रॉब्लम हमेशा होती है। रिलेटिवली स्पीकिंग, Okay. 30% टैक्स इज नॉट द लार्जर इम्पेडिमेंट। जो द कॉमन नैरेटिव इसकी टैक्सेशन की वजह से लोग क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30% टैक्स की वजह से लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तो लार्जर प्रॉब्लम इज ऑफकोर्स द 1% टीडीएस, Okay. जहाँ पे मेरे अगर हर ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट 1% अगर काट ले रही है तो फिर मैं ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करूंगा। तो 30% टैक्स इज नॉट द प्रॉब्लम। अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट यू कांट ऑफसेट योर प्रॉफिट्स अगेंस्ट लॉसेस। वो एक और एक पार्ट है जिससे लोगों को थोड़ा कंसर्न है। 30% टैक्स ज्यादा बड़ा कंसर्न है मैं कि मैं प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफसेट नहीं कर सकता, एंड 1% टीडीएस। Yeah. तो दोनों के ऊपर ही we've had multiple conversations, we continue to have discussions with the central government to try and see कि किस तरीके से इसको work around कर सकते हैं। Of course, there is no headway yet. We hope that things change over time. So अगर अभी कोई यूजर है, उसको किसी लाइक प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना है, Correct. लाइक मुद्रिक्स एंड इंडिया में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, Correct. तो उसको क्या सिक्योरिटी चेक्स करने चाहिए कि लाइक ये प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं लीगल है? क्योंकि Correct. लाइक बहुत लोगों ने देखा है कि टेरा लूना के साथ क्या हुआ एंड FTX के साथ क्या हुआ, तो अभी हमारे साथ कोई ऐसा स्कैम ना हो। सो फॉर दैट आई मीन किस तरीके से वो FIU एंड ऑल को चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो उनको सिर्फ FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स के पास जाना चाहिए। Okay. देयर आर ओनली अ हैंडफुल, लिटरली 5 या 6 ही लार्ज नोन प्लेटफॉर्म्स है ओके। जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में? छोटी सी लिस्ट है इंडिया में। दूसरा, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि क्या वो प्लेटफॉर्म सारे KYC एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वाले रूल्स फॉलो कर रहा है। आपसे क्या वो डिपॉजिट ऐसे ही ले रहा है, आपसे KYC एक्सेट्रा करवा रहा है, तो वो एक ज़रूरी पार्ट होता है। ओके। तीसरा, जब आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर रहे हो तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप आसानी से डिपॉजिट और आसानी से विड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कि जैसे UPI टाइप की चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं डिपॉजिट करने के लिए,
इंस्टेंट बैंक विड्रॉल्स अवेलेबल है कि नहीं विड्रॉल करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ 2 या 3 बेसिक चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स आपको क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए, देखना चाहिए वो प्लेटफॉर्म और कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, किसके साथ काम कर रहा है। एंड अगर आप एक लिस्ट बस सर्च करोगे गूगल पे तो आपको 3-4 प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, उन्हीं में पार्टिसिपेट करना टिपिकली बेस्ट होता है। बहुत अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में जो ऑफशोर एक्सचेंजेस चलाते हैं, जो इलीगल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली बैन करते रहती है उनको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अबाउट 2 हफ्ते पहले FIU ने एक लिस्ट ऑफ 25 एंटिटीज़ को वापस से बैन किया था, उसके पहले एक लिस्ट ऑफ 9 एंटिटीज़ को बैन किया था। तो ये गवर्नमेंट रेगुलरली करते रहती है, उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। बट उन 25 के अलावा हज़ारों और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है, आपने सुना नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है उसकी यूजेज इन इंडिया, तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली मुझे उन ऐप्स के बारे में कैसे पता चलेगा, आई मीन जो फ्रॉड कर रहे हैं या ऑफशोर एंटिटीज के लिए हैं? अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जिसके बारे में आपको सुना नहीं है, तो ऑलमोस्ट श्योरली आप पैसा लूज करोगे। तो द डिफॉल्ट रूल ऑफ थंब इज इफ यू डोंट नो अबाउट इट, यू शुड नॉट गो। अनदर डिफॉल्ट रूल ऑफ थंब इज इफ व्हाट दे आर सेलिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, यू शुड नॉट गो। Okay, so as of now, we are sitting in 21st century and technology is like transforming our lives. Correct. Now, artificial and machine learning, we can do anything from like ideation to deployment from the help of AI and all. Correct. So, अभी AI जो wealth है, wealth creation में भी enter कर रहा है. Correct. So, currently, are you using any sort of technology? और इस इंडस्ट्री में किस तरीके से लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं थ्रू आउट। लाइक फॉर एग्जाम्पल at this point in time 80% of support queries on Mudrex are answered by our own trained AI assistants. Okay. जिनका एक्चुअली रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो यूजर्स को फटाफट अपने इश्यूज का रेजोल्यूशन मिल जाता है, एंड उसकी क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटी से बेटर होती है। तो 80% ऑफ आर सपोर्ट क्वेरीज आर टुडे एज वी स्पीक बीइंग आंसर्ड बाय आवर ओन ट्रेन्ड AI सपोर्ट इंजीनियर्स, सॉरी AI सपोर्ट एजेंट्स। यस, अगर आप, मैं चैट बॉट नहीं कहूँगा, वो AI के एजेंट है, एक चैटबॉट एक अलग इंटरफेस है। हम एक सेपरेट मुद्रेक्स पे हमने हमारी वेब पे बीटा में एक ट्रेडिंग असिस्टेंट बॉट भी लॉन्च किया है। Okay, जो sort of आपको agent. हाँ, एक एजेंट लॉन्च किया है जो आपको आप किसी भी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि ये XYZ एसेट है, कब लॉन्च हुआ था, मेरे को डिटेल्स बताओ, मैं इसको ट्रेड करूँ ना करूँ। तो हम उस पर काफ़ी काम करना है विद इन द टीम। हमारे इंजीनियर्स, हमारी मार्केटिंग टीम, डेवलपमेंट टीम तो ऑफकोर्स बहुत हाईली यूज़ करती है फॉर डे टू डे यूजेज। तो इन जनरल ऑल ऑफ दीज आर प्रोडक्टिविटी गेन्स जो हम पास ऑन कर पाते हैं इवेंचुअली बैक टू द कंज्यूमर इन द फॉर्मेट ऑफ लोअर कॉस्ट्स और बेटर एक्सपीरियंस, और बोथ। ओके, सो अभी आई मीन जितने भी यूजर्स हैं वो उनको लगता है कि जब AI कोई डिसीजन लेता है तो कोई मैजिक या जादू है, बट वी नो कि उसके पीछे एक साइंस है, एनालिसिस है, एल्गोरिदम है। सो जो मार्केट में भी जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ML हैं वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या एल्गोरिदम्स वर्क करती हैं, क्या साइंस है, किस तरीके से आई मीन जब एक बॉट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन लेता है तो क्या डेटा मैटर करता है वहाँ पर? अगर मैं AI की पाइपलाइन आपको समझा रही हूँ तो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज फ्रंटियर मॉडल्स, जो चैट GPT, जेमिनाई, इस टाइप के फ्रंटियर मॉडल्स होते हैं। और ये 5-6 फ्रंटियर मॉडल्स हैं। ये फ्रंटियर मॉडल्स दुनिया जहान भर के डेटा पे ट्रेंड होते हैं। वो उस दुनिया जहान भर की अनसुपरवाइज लर्निंग से पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं जो सेम ह्यूमन पैटर्न्स की तरह काम करते हैं। उस डिसीजन में वो एग्जैक्टली किस तरीके से डिकोड करता है ये किसी को नहीं पता दुनिया में, बट एक मॉडल होता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर मॉडल। वो मॉडल्स यूज करके फ्रंटियर मॉडल्स बनते हैं जो फिर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क करते हैं। उन फ्रंटियर मॉडल्स को फिर आप फर्दर ट्रेन कर सकते हो अपने स्पेसिफिक यूज केस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सपोर्ट एजेंट्स, जो AI सपोर्ट एजेंट्स हैं, वो एक फ्रंटियर मॉडल यूज करते हैं, बट हमने उनको ट्रेन किया है विथ मोर क्रिप्टो स्पेसिफिक नॉलेज, विथ मोर मुद्रेक स्पेसिफिक नॉलेज, विथ मोर इंडिविजुअल पर्सनल नॉलेज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द यूजर ऑन द प्लेटफॉर्म, ताकि उसके पास और कंटेक्स्ट आए और लर्न करके वो बेटर रिस्पॉन्सेज दे सके। तो इस तरीके की चीज़ें एक्चुअली बहुत रूटीन है जो अब काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो अभी ये इंडस्ट्री बहुत नई है, आई थिंक इट्स अबाउट 14 to 15 ईयर्स, एंड अभी जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं जो पास्ट में डेवलपमेंट्स होते हैं। बट जब हम कोई मॉडल ट्रेन करते हैं AI एंड ML पर तो हमें बहुत हैवी डेटा चाहिए होता है, एंड ऑल्सो उसकी डेटा की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर अभी लाइक जितने भी फ्यूचर में रिसेंट डेवलपमेंट्स होने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट होंगे जो पास्ट में हुए हैं। ऑफ कोर्स द रेट एट विच वो डेवलप हो रहा होगा वो भी अलग होगा। तो वो जो भी AI है वो किस तरीके से जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मतलब उसके पास तो वैसा डेटा ही नहीं है पास्ट का, उसके पास
जैसे कि अगर हम फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें इक्विटी की, तो हमारे पास 30 साल का डेटा है, 40 साल का डेटा है, और हमें पता है कि मतलब उसको उस पे हम कोई भी मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट्स या कोई भी स्कैम होने वाला है, तो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक सेंस है कि शायद ये ऐसा होगा। सर्टेनिटी नहीं होती है या एआई रिस्पॉन्सेज में फॉर श्योर। ओके, सो ये कैसे वर्क करता है? डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, प्रोबेबिलिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि सर्टेनिटी नहीं होती है, एक ह्यूरिस्टिक होता है। नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट? तो आप अगर एआई से पूछोगे कल टीसीएस का स्टॉक प्राइस क्या होगा, वो कुछ भी जवाब देते, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आपको कल ही पता चलेगा क्या प्राइस है, राइट? प्रिडिक्शन मॉडल्स नहीं है ये, ओके तो उसको उस तरीके से यूज भी नहीं करना चाहिए। ओके दे आर दीज मोस्ट ऑफ दीज टूल्स एंड द वे दे आर बीइंग डेवलप्ड राइट नाउ आर असिस्टेंट मॉडल्स, जहाँ पे आपको वो रिसर्च करने में, इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको अच्छे से कंज्यूम करने में मदद करते हैं, ताकि आपका टाइम बचे ये सब चीज़ों में। तो उस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके। सो अभी इंडिया में आपके मुद्रिक्स प्लेटफॉर्म पर अप्रोक्सीमेटली कितने यूजर्स हैं, and वो लाइक टीयर 1 सिटीज से हैं या टीयर 2 सिटीज से हैं? हमारे अबाउट 3 मिलियन यूजर्स है मुद्रेक्स पे। Okay. अबाउट 40% टीयर 1 है, बाकी टीयर 2 टीयर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। लाइक 20 to 30 मिलियन पीपल ही हैं जो क्रिप्टो में अभी ट्रेड कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। अगर हमें ये नंबर बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? नॉलेज देनी चाहिए लोगों को। द रीजन वाई पीपल लोग ट्रेड नहीं करते, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कहाँ से ट्रेड करना है, उनको बहुत सारे बार पता भी है, बस डर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, उनको पता नहीं है कि करे ना करे, गाइडेंस चाहिए होता है। जैसे आज आप एक्विटीज़ में देखो तो इंडिया में एक्विटीज़ में करीब 70 से 80 मिलियन लोग करते हैं, 6 से 7 करोड़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाई कर देता है। मेरे को नहीं फिगर आउट करना कि मैं रिलायंस का स्टॉक खरीदूँ या टाटा का स्टॉक खरीदूँ, मैं निफ्टी 50 खरीद लेता हूँ, राइट? तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले 12 साल से म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन चलाया है, पूरी दुनिया को बताने के लिए और पूरे देश को बताने के लिए म्यूचुअल फंड सही है। तो अब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो आपका पहला स्टेप होता है इनटू गेटिंग इनटू इक्विटी, राइट? तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय एजुकेशन देना जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना जरूरी है, नॉलेज का पेनिट्रेशन। करेक्ट। और वो सारी चीजों को टाइम लगता है, मतलब 8-10 साल लगते हैं, एंड फिर साथ ही साथ टेलविंड्स भी चाहिए होते हैं ताकि अडॉप्शन और ग्रोथ हो सके। राइट या एब्सोल्युटली यू आर राइट। सो बेसिकली मुद्रिक्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, सो क्या मिनिमम अमाउंट है जिससे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड इज देयर एनी एसआईपी और लमसम, क्या मुझे तो आप मुद्रिक्स में 100 रुपए से चालू कर सकते हो। रियली? हाँ, हमारे पास जस्ट लाइक हाउ म्यूचुअल फंड्स और निफ्टी 50 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, हमारे पास एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, कॉइनसेट्स, जिसको हम कहते हैं। ओके। वो एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है हमारे पास, या फिर एक इंडेक्स की तरह काम करता है। तो हमारे पास एक क्रिप्टो ब्लू चिप इंडेक्स है जो एकदम निफ्टी 50 के बराबर है, एक मिड कैप इंडेक्स है, एक स्मॉल कैप इंडेक्स है। जस्ट लाइक हाउ बैंकिंग इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, वैसे हमारे पास डीफाई इंडेक्स होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू मुद्रिक्स, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है कि आपको लार्ज एसेट्स में नहीं करना, आप इंडिविजुअल में कर लो। ये एक तरीका हम प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। आज आप रिकरिंग एसआईपी कर सकते हो, अगेन एज लो एज 10 रुपीज़ पर डे की। 10 रुपीज़ पर डे? हाँ, एंड वो इंस्टेंटली रियल टाइम आपके पास आ जाता है, अनलाइक म्यूचुअल फंड की एसआईपी में जहाँ 2 से 3 दिन लगते हैं आपको फॉर द टोकन्स टू बी एलोकेटेड टू यू। तो आप एसआईपी कर सकते हो, आप एज आई सेड 100 रुपये कम से चालू कर सकते हो, 10 रुपये की एसआईपीज किए जा सकते हो, एंड आप डेली वीकली मंथली कर सकते हो, एंड आपको अपना पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन, डिपॉजिट, विड्रॉ यूजिंग यूपीआई तुरंत ही हमेशा मिलते हैं। सो बेसिकली जो टोकन साइज है, टिकट साइज है, बहुत लो है, तो इससे तो जो मास अडॉप्शन, लाइक जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूजर्स को ट्राई आउट करना आसान करवा देता है, वही जब एक बार उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, करेक्ट, फिर आप ऐड कर सकते हो। और ओके, सो नाउ अभी इंडिया में क्रिप्टो का कोई क्लियर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, और कल को गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज भी कर सकती है, तो ऐसे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में आप इस बिजनेस को कैसे नेविगेट कर रहे हैं, और जो भी रिटेल या एचएनआईज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आप ये कैसे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ खतरा नहीं है? करेक्ट। तो पहली बात ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स इंडिया में मोस्ट फिनटेक इंडस्ट्रीज आर वेरी अनसर्टन। आरबीआई की एक स्टेटमेंट से इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है इंडिया में, एंड जो हमने लेंडिंग, कार्ड्स, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए देखा है, राइट? हैविंग सेड दैट, क्रिप्टो एक इंडिया एसेट नहीं है, एक ग्लोबल एसेट है, राइट? और एज अ रिजल्ट रेगुलेशंस भी एक्चुअली ग्लोबली ग्रो कर रहे हैं। तो ऑल्दो इंडिया में आज कोई क्लियर रेगुलेशंस नहीं है, बट कनाडा में, यूके में, यूरोप में, सिंगापुर में, हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, वो सारे रेगुलेशंस एक सिमिलर फॉर्मेट और एक सिमिलर स्ट्रक्चर में। इंडिया इस पूरे इंटरनेशनल एसोसिएशन का पार्ट है, तो FATF करके टाइप की जो बॉडीज होती हैं जो ये सारी चीजें इन्फोर्स करती है,
as time progresses, more and more countries like India are understanding कि इन regulations का impact क्या है, इनको implement कैसे करना चाहिए, and उससे cues लेके over time implement कर ही रहे हैं. तो अगर आप देखो तो पिछले 3 या 5 साल में just the understanding और regulatory approach बहुत positive हुआ है. Over time हम definitely expect करते हैं कि किसी format का regulation आएगा इंडिया में. जो रिसेंट में हम लोगों ने ये सुना कि गवर्नमेंट अपना खुद का डिजिटल जो सॉर्ट ऑफ करेंसी एंड ऑल वो लोग लॉन्च कर रहे हैं. Correct. सो अगर गवर्नमेंट खुद की अपनी करेंसी डिजिटल रुपी लॉन्च करता है तो जो लाइक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट जो ये क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल है इनका फ्यूचर क्या होगा? करेक्ट. तो ये पहले समझने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट लॉन्च क्या कर रहा है. या गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है समथिंग कॉल्ड एज ई-रूपी, which uses the blockchain technology to make settlement of contracts, settlement of transactions much faster. ये उनका एम है. तो जस्ट लाइक हाउ यूपीआई पेमेंट्स को बहुत आसान और चीप कर देता है, ई-रूपी कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट को बहुत आसान और चीप कर देगा. ये उनका गोल और एम है. ओके. This is nothing to do with all the other various crypto assets that are public crypto assets. एक एसेट होता है जिसको स्टेबल कॉइन्स कहते हैं. जो स्टेबल कॉइन्स आर लाइक दिस पब्लिक क्रिप्टो एसेट्स जो डॉलर पेग्ड होते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो मनी मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ के लिए. तो वो सारे एसेट्स इस ई-रूपी के साथ में बेटर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ द ई-रूपी इज वेरी डिफरेंट. It's to help the RBI and broadly the financial ministry and the financial infrastructure and ecosystem in India to deliver financial products and services cheaper. ये पर्पस है इनका. अकॉर्डिंग टू दिस टेक्नोलॉजी मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है कहीं पर भी तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं. Yes. बट फिर भी ये इतना लोगों के दिमाग में क्यों है कि बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्सटॉर्शन में यूज करते हैं? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वो एक हाइप्ड अप नैरेटिव है. The most popular asset used for laundering and terrorism financing is the US dollar, not Bitcoin. Right. Every transaction on most blockchains is completely traceable. Like just to give you some sense, they are traceable forever. तो एक दुनिया में बहुत पहले एक एक्सचेंज हुआ करता था जिसका नाम था माउंट गॉक्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस. 2013 में माउंट गॉक्स हैक हुआ था. 2022 में 9 साल बाद FBI और इंटरपोल ने फाइनली ट्रांजैक्शंस को राउट कर करके जिसने चोरी करी थी उसको पकड़ा. हर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली ट्रेसेबल होता है. तो अगर कोई थीफ ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है पैसा मूव करने के लिए, आप ट्रांजैक्शंस को ट्रेस कर सकते हो. तो जब ट्रांजैक्शंस इवेंचुअली फिएट वर्ल्ड में आते हैं तो पूरा लिंकेज आपको मिल जाता है. तो आपको पता चल सकता है बहुत आसानी से कि कौन यूजर है. तो इसलिए फॉर पीपल टू डू यूज क्रिप्टो एसेट्स फॉर डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड एक्चुअली इज अ रियली बैड आइडिया. क्योंकि तुम नहीं कर सकते वो क्रिप्टो को यूज करके. तो यू शुड एक्चुअली नॉट बी डूइंग इट. मतलब मोर मनी इन इंडिया इज लॉन्डर्ड यूजिंग कैश. क्योंकि कैश को हम लोग क्योंकि कैश ट्रूली अनट्रेसेबल है. राइट. अगर मैं यहाँ से उठा के उसको वहां पर रखता हूँ तो उसको करेक्ट. और आपने इसको दे दिया, इसने आपको दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, वो ट्रूली अनट्रेसेबल है. एब्सोल्युटली. बट that same property is not true for crypto. If you know the transaction ID, you can track the transaction. You track the wallets. You can understand what's going on with wallets and so on and so forth. What do you think अभी इंडिया में लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सम सॉर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनीज ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है? या अगर हम वर्ल्ड में बात करें लाइक इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में. सो और भी कुछ कंपनीज हैं, क्योंकि अगर जब बहुत बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी आती है. करेक्ट. वही हो रहा है. तो पिछले 1.5 साल पहले बिटकॉइन ETF लॉन्च हुआ था यूएस में. तब एंड बिटकॉइन ETF मेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बिटकॉइन ETF हैज जस्ट ग्रोन ह्यूमंगसली वर्ल्ड ओवर. एंड उससे काफी कॉन्फिडेंस आया है. तो बहुत सारे लार्ज इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में ऑलरेडी. इनफैक्ट हमने खुद भी नोटिस किया कि पिछले 6-9 महीने में HNIs का पार्टिसिपेशन इन क्रिप्टो हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली. इज देयर एनी नेम इन इंडिया जो कुछ बड़ा नाम हो? वी कैन नॉट नेम आवर users for obvious reasons. But बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं. बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए भी पब्लिक है कि वो इन्वेस्ट करते हैं और क्रिप्टो होल्ड करते हैं. आई थिंक शशि थरूर ने इन्वेस्ट किया है. तो ऐसे नेचुरल है, इन्वेस्ट करना भी चाहिए. अगर आप रिस्क समझ पा रहे हो तो आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग क्रिप्टो इन इंडिया. बहुत सारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमें देख रहे हैं. So basically Mudrex is a Y Combinator backed startup. Correct. And Y Combinator से बहुत सारे जो ग्लोबल स्टार्टअप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक Airbnb, Zepto एंड ऑल, ये जो कंपनीज हैं इनको Y Combinator ने बैक किया है. करेक्ट. सो एज अ YC बैक्ड स्टार्टअप, अब जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या लर्निंग देना चाहेंगे? अगर कोई भी
क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में, इस मार्केट में कोई नया स्टार्टअप बनाना चाहता है? नहीं तो आई थिंक ऑफ कोर्स वाईसी का एक बहुत कोर टेनेंट है कि थिंक ऑफ यूजर्स फर्स्ट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड यूजर्स प्रॉब्लम्स एंड देन जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। Okay. हर फाउंडर के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके यूजर्स को आइडेंटिफाई करो, उन यूजर्स को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और बस उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे लगे रहो। अगर आप वो करते रहोगे ना, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। Money is a consequence of the value that you add to someone's life. If you are able to add real value, people will be more than willing to share some part of that value back to you. व्हाट डू यू थिंक करेंटली अभी इंडिया में जो इन्वेस्टर्स रियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग में लगे हुए हैं? आई मीन हम बहुत सारे स्टार्टअप्स देखते हैं, दे आर इनटू द D2C एंड ऑल। वो लोग उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और से एंड रिब्रांड करके वो चीज़ बेच रहे हैं। यार इंडिया इज अ नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स और Yeah. एज फार एज आई नो इंडिया में मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। Okay. वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज हो सकता है भले ही शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करती हो, बट इंडिया में लोगों की थिंकिंग लॉन्ग टर्म ही होती है। एज फार एज वीव सीन, देयर इंटेंट इज टू मेक मनी, देयर इंटेंट इज टू आइडेंटिफाई आर्बिट्राजेस दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, ट्राई एंड ब्रिज दोज आर्बिट्राजेस बाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड एडिंग वैल्यू टू द एंड यूजर्स लाइफ। Okay. वो इंडिया में चल ही रहा है एंड आई थिंक चलते रहेगा। एक D2C, मतलब बहुत सारी D2C ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो एक बस नई कैटेगरी बन गई है। किराने की दुकानें और बहुत सारी दुकानें तो खुलती ही रहती थी इंडिया में सदियों से। तो ब्रांड्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी करते रहेंगे। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत स्ट्रांग है और बहुत डीपली कल्चरली रूटेड भी है हमारी इकोनॉमी में। How investors are open to invest in more R&D and more like research based startups? Because जब हम more research driven startups में पैसा डालते हैं तो उसमें it will take some time, करेक्ट। 3 to 4 years, 5 years, maybe 10 years. इंडिया में जेस्टेशन पीरियड एनीवेज लॉन्गर होते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम्स बहुत अलग है। Okay. तो हमें इंडिया की प्रॉब्लम्स को यूएस की प्रॉब्लम से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बिकॉज इंडिया के प्रॉब्लम्स अलग है, इंडिया में कैपिटल उन सारी चीज़ों में ज़्यादा जाता है जहाँ वो बेस लेवल प्रॉब्लम ज़्यादा डायरेक्टली सॉल्व करी जा सकती है। एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा डायरेक्टली सॉल्व करी जा सकती है। इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग है, तो हमें अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड का नतीजा मिलता है, इंडिया के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा मिलता है, का बेनिफिट Okay. मिलता है। तो इंडिया में अलग लेवल पे चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस पे ज़्यादा इंडिया में फोकस होता है। इंडिया में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट जो एकदम डीप टेक और रिसर्च ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं उनको विजिबिलिटी एंड एज अ रिजल्ट लोकल फंडिंग कम मिलती है, क्योंकि इंडिया में कैपिटल मार्केट्स भी उतने डेवलप नहीं है। Right. आप इस तरीके से सोचिए कि अगर कैपिटल बहुत अवेलेबल होगा तो कैपिटल, बहुत सारा कैपिटल मेन प्रॉब्लम हो जाएगा और कुछ कैपिटल न्यू फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में जाएगा। इंडिया में कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम है, तो इसलिए प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट दैट गोज टू दीज आइडियाज इज एज अ रिजल्ट प्रोपोर्शनेटली लोअर एंड दैट इज चेंजिंग एज टाइम इज प्रोग्रेसिंग। वी आर सीइंग मोर न्यू फ्रंटियर एज इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन। ओके, सो अगर अभी कोई नया इन्वेस्टर है, अगर उसको लाइक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, सो नॉट एज अ CEO ऑफ मुद्रिक्स, एज एन एक्सपर्ट जिसके पास 11 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप उसको क्या शेयर करना चाहेंगे? अगर आप क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको बिटकॉइन से स्टार्ट करना चाहिए। बिटकॉइन इज ट्रूली बिकमिंग द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड एंड आप उस तरीके से, वो पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को सोच के पार्टिसिपेट कीजिए और बिटकॉइन से चालू कीजिए। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वैसे आप और एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप एक HNI हो, आपके पास एक्सेसिव वेल्थ है जो आप डिप्लॉय करना चाहते हो, यू शुड ट्राई एंड ओन 2 to 5% ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, नेमली बिटकॉइन, इथेरियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट डू थिंक अभी आने वाले, आई मीन 5 से 10 साल में ये मार्केट किस तरीके से इवॉल्व होने वाला है, ये इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व होने वाली है? मुझे लगता है कि द इंडस्ट्री इन इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो Okay. as regulatory clarity emerges more and more and more. Crypto adoption in India will grow, and I don't see any reason why this market does not become the 10 to 15% the size of the equities market in India in the next 5 years. What do you think अभी जैसे लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कितने साल के बाद ऐसा क्रिप्टो के बारे में उनका माइंडसेट होगा? अगले 3 से 5 साल में। Crazy And numbers. the main reason, the main difference is कि uncertainty और information reduce हो जाती है, बिकॉज क्रिप्टो ग्लोबल है, सिर्फ हम नहीं काम कर रहे, बहुत सारे और लोग काम कर रहे हैं वर्ल्ड Right. ओवर क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए। तो इंडिया में आज 2 मेन बैरियर्स है। वन इज की ब्रॉडर एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट Yeah. फ्रॉम वेरियस डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज एंड द सेकेंड इज एजुकेशन। यही 2 मेन प्रॉब्लम। एजुकेशन पूरी दुनिया सॉल्व कर रही है, हमारे रेगुलेशन तो हमें ही सॉल्व करना है। Okay, so it was really wonderful conversation, Mr. Adol. So, Viraj, I think you have got so much knowledge about the cryptocurrency and all, and about the Mudriks. So I think we have talked about regulations and also the acceptance, mindset and everything. So please do watch, share, like and comment.
थैंक यू सो मच।